हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। गुड इवनिंग गीता, गुड इवनिंग अनीता। एक बार सब लोग बताओ, क्लास प्रॉपरली चल रही है आपकी? गुड इवनिंग सीमा। प्लीज़ बताइए, क्लास आपकी प्रॉपरली स्ट्रीम हो रही है? वॉइस वगैरह सब प्रॉपर ऑडिबल है? ओके गीता। देखो, हमने अपने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली थी, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, ठीक है? तो इसका हमने मॉडल टेस्ट पेपर बनाया था। ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर 1 है, जो बहुत कम बच्चों ने सॉल्व किया है। ठीक है, बोल तो सब रहे थे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, बट बहुत कम बच्चों ने किया है। मतलब वो एग्जाम फियर है उनको, या जो भी रीज़न है उनका, वो उनको पता है। बट अगर आप पहले अटेम्प्ट करके नहीं देखोगे तो उस टाइम पे भी आपको लिखने में दिक्कत आएगी। जैसे कुछ बच्चों ने मेरे को ये मैसेज किया कि मैम दिमाग में आ रहा है बट लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके साथ फिर एग्जाम में भी होगा। अभी ये आपका क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, प्रिपरेशन फेज है, तो यहाँ पे गलती होगी तो कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो जिन्होंने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, वेल एंड गुड। बट जिन्होंने नहीं लिखा वो मतलब फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है, अपना लिखने की। तो देखो, इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे आपके और क्या क्या इनके आंसर्स रहेंगे। और फिर मैं आपको कुछ आंसर शीट्स दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस किस मतलब कईयों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं। अभी रिसेंट एक मतलब 2-3 बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, मैं दिखाऊंगी आपको उनकी आंसर शीट्स। देखो, पहला क्वेश्चन था, हाउ डज बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स? बाइल कैसे हेल्प करता है आपके डाइजेशन ऑफ फैट्स में? ठीक है, साथ में मैं एक आंसर शीट खोल लेती हूँ। आई थिंक अनीता की थी और सोनिका की, इनके आंसर ज़्यादा अच्छे लगे थे मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, पहला आंसर था यहाँ पे कि रोल ऑफ बाइल, आपको रोल ऑफ बाइल बताना था इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। देखो, एक तो अनीता के आंसर्स अच्छे थे, एक सोनिका के, मुझे 2 बच्चे थे मतलब जिनके बिल्कुल अप टू द मार्क थे। लेकिन प्रेजेंटेशन अनीता की अच्छी थी, इसलिए मैं अनीता के शो कर रही हूँ। पहले मेरे को सोनिका के लगे थे, बट उस जब तक ये वाली आंसर शीट मेरे को नहीं आई थी, ठीक है? और फिर मैं उसमें जिनकी मतलब मेरे को लगा है कि कहाँ कहाँ पे वो थोड़ा लैग कर रहे हैं, वो मैं पॉइंट भी बता दूंगी। देखो, रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स बताना था, तो इसमें मेन तो आपको यही बताना है कि बाइल क्या करता है, आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। मेन इसका काम यही होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने कितने मार्क्स में दिया था, मैं साथ में पेपर खोल लेती हूँ। 3 नंबर में दिया था, बट देखो अनीता की इसमें ये वाली मिस्टेक थी कि इसमें 3 मार्क्स में आपको इतना लिखने की नीड नहीं थी, क्योंकि टाइम 2 घंटे नहीं, शायद 3 घंटे बोला था मैंने, 3 आवर्स था आपका टाइम। नेटवर्क इशू, या सबके साथ हो रहा है नेटवर्क इशू? आई थिंक अब मेरी साइड से नेटवर्क इशू तो नहीं आता है। एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए, नेटवर्क इशू है क्या आपका? नो मैम, नो मैम। हाँ सीमा, जैसे आप कंफर्टेबल हैं उस अकॉर्डिंग देख लीजिए। देखो, डाइजेशन ऑफ फैट में एक तो आपको ये ध्यान रखना है, अनीता मतलब जो भी लिख रहा है, ये सोनिका ने भी यही मिस्टेक की थी कि उसने ना थोड़े से बड़े क्वेश्चन आंसर लिख रखे थे, इसीलिए आपके हैं 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, आपको आपके लिए ये भी एक टारगेट है कि 15 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में कंप्लीट करने हैं, 3 आवर्स के अंदर। तो वो 3 घंटे के अंदर आप तभी कर सकते हो जब आप नॉलेज तो सारी दे दो अपनी, बट उसको अप टू मार्क भी रखो, लेकिन उसको टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन मतलब इंप्रेसिव आंसर लिख सको। ठीक है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था, अनीता और सोनिका दोनों का। अनुजा के भी काफी क्वेश्चन अच्छे थे, 2-3 में वो थोड़ा लैग कर गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बस उनकी थोड़ी राइटिंग मतलब वो कहूँ प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी मुझे। जैसे देखो, यहाँ पे ये चीजें लिखनी थी, पर 1-2 लाइन की नीड थी, क्योंकि मेन काम बाइल का क्या था, डाइजेशन ऑफ फैट में क्या होता है, वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। अब इमल्सिफिकेशन करता है तो इमल्सिफिकेशन का यहीं पे आप ये डायग्राम बना दो, इससे क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को। उसके बाद आप बता दो ये जो लार्ज ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे बाइल जूस की जगह आप बाइल सॉल्ट लिखो।
ठीक है, बाइल सॉल्ट, क्योंकि देखो जब ये मैंने क्या समझाया था, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जब ये इस तरीके से छोटे फॉर्म्स बनेंगे, बाइल सॉल्ट इनके बाहर एक लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा भी मॉलिक्यूल नहीं बना पाते, दोबारा एग्रीगेट नहीं हो पाते। ये वाली चीज पे आपको फोकस करना है। फिर आप इसमें बताओगे कि इसमें आपकी एंजाइम कोई नहीं होती, इमल्सिफिकेशन का ही मेन काम होता है आपका बाइल का। दूसरा मेन काम होगा, सिर्फ दो काम बाइल के आपके मेन होते हैं, ठीक है। बाइल के आपके दो काम मेन होते हैं, एक तो होता है आपका इमल्सिफिकेशन, एक तो आपका होता है इमल्सिफिकेशन, और 3 नंबर में है तो आपके यही 2 पॉइंट्स इनफ थे, मतलब यहाँ पे आपको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग पिंकी। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसमें आप ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे पार्ट्स में दिखा दो, इमल्सिफिकेशन हो गया। दूसरा इसका है एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, दूसरा इसका ये काम होता है। तो ये जो आपकी लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम क्या करती हैं, आपकी डाइजेशन ऑफ फैट्स करती हैं, उसको भी एक्टिवेट कौन करता है, आपके बाइल जूस के अंदर जो पिगमेंट्स है, ठीक है। तो ये दो काम इसके अंदर हमें लिखने थे। ऑल दो आपका आंसर अच्छा था, बस मैं थोड़ा सा इसको इंप्रेसिव बनाने की बोल रही हूँ, मतलब ये भी ठीक है, इसमें भी एग्जामिनर आपके मार्क्स दे देगा, बट एक तो इसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि आपका टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट भी करना है, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो गुड। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था, देखो इसमें ये लिखा आपने सारा है, बट बस थोड़ा सा मेरे को ये लगा कि आप इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, रोल ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बताना था, प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं। तो इसके अंदर ना काफी बच्चों ने प्रोटीन्स का ना स्टमक वाला पार्ट भी लिख दिया, जो मैंने पूछा ही नहीं था। मैंने पूछा था रोल ऑफ पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये वाला आंसर सोनिका ने अच्छा लिखा था। उसने डायरेक्ट यही बताया कि पेनक्रियाटिक जूस में आपकी कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं, 3 एंजाइम उसने बता दी डायरेक्टली। फिर बता दी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं हमारी, कौन कौन सी एंजाइम होती हैं हमारी, कौन कौन सी होती है, ट्रिप्सिनोजन होती है, कीमोट्रिप्सिनोजन होती है, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज होती है, ठीक है। ये 3 एंजाइम बता दी, और फिर बता दी कि पहले ये जो एंटेरोकाइनेज है, ये लाइन भी उसने अच्छी लिखी, जो एंटेरोकाइनेज है ये आपकी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रही, इसका काम बस इतना ही है कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगी, ये एक्टिवेट हो जाएगा, फर्दर ये इन तीनों को कर देगा, और बस ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा था फिर आपका इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एंजाइम बतानी थी, ये वाला मैं ये जो आंसर कॉपी जो मुझे सही लगी है ना, मैं ये आंसर कॉपी आपकी ये पीडीएफ अटैच करूंगी ना क्लास के साथ, वो तीनों आंसर कॉपी भी अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो आप उसमें से अपने आंसर्स को देख लेना। इंटेस्टाइनल जूस की एंजाइम फिर उसने लिखी जो सकस एंट्रिकस के अंदर होती हैं, आपकी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स होता है इरिप्सिन, जिसके अंदर आपकी डाइपेप्टाइडेज होती है और अमीनो पेप्टाइडेज होती है, और ये दोनों आपका फर्दर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देती है। तो ये वाला आंसर भी उसने अच्छा लिख रखा है, ठीक है। मैं ये आंसर कॉपीज आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे नहीं मैम हम नहीं लिखना चाह रहे, हम बस आंसर दे दो पढ़ लेंगे, बट उससे कुछ होगा नहीं। आंसर के लिए तो आपके पास पीडीएफ भी है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने वहीं से दिए हैं, मतलब खुद से तो कुछ ऐसा जनरेट नहीं किया है, और सारे आंसर उसमें भी हैं, बट जब तक खुद नहीं लिखोगे आपका फियर नहीं निकलेगा, ठीक है। सेकंड था डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये वाला क्वेश्चन अनुजा जो मैं आपका बोल रही थी कि ये वाला आपने गलत लिख दिया है, आप शायद इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, मैं एक बार आपका ये वाला आंसर दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ और बच्चे भी इसमें गलत कर सकते हैं। ये वाला ये रहा, देखो मैकेनिज्म बताना था आपको एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने कोई 10 मार्क्स में भी नहीं दिया, 5 मार्क्स में दिया था, तो अगर 5 मार्क्स के अंदर आपको ये विलाई वगैरह की सब इतनी नीड नहीं थी, ठीक है। इसमें मेन आपको एब्जॉर्प्शन का क्या लिखना था मैं बताती हूँ, ये सब जो आपने लिखा है ना, मतलब इसकी नीड ही नहीं थी। ये जो लास्ट में थोड़ा सा आपने लिखा है ना, मतलब वो ठीक है, बट आपका मतलब ये वाला आंसर, मतलब अगर मैं चेक करूँ तो मैं इसको गलत ही कंसिडर करूँ, क्योंकि इसमें मैंने ये नहीं पूछा था, एब्जॉर्प्शन पूछा था। अब मैं इसका आंसर दिखाती हूँ आपको,
हम्म, यही है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन इस। अब इसको मैं स्ट्रेट, ये स्ट्रेट भी नहीं हो रही है फोटो। मैं वैसे ही इसका आंसर बता देती हूँ। एक और थी पीडीएफ जिसमें अच्छे थे आंसर, और बेटर हो सकता था। आई नो मैम, बाद में पता चला जब रिलैक्स हुई। हाँ तो पैनिक हो गया, आपको आंसर नहीं देना है ना। आप इस ऐसे स्ट्रेट फोटो खींच के ही पीडीएफ भेजा करो। ओके, ये रहा। देखो ये वाला मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में आपको ये आंसर लिखना था, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में। इसमें मैं सोनिका आपको ये बता रही थी कि ये वाला ना आपने लिख तो अच्छा रखा है, मतलब कंटेंट आपका ठीक है, बट इसको आप ना थोड़ा फ्लो चार्ट की फॉर्म में कर सकते थे, उससे आपका टाइम सेव हो जाता। ठीक है, क्योंकि हमें 5 मार्क्स में ही करना था। 5 मार्क्स आप फ्लो चार्ट की वे में कर देते, उससे आपका बेटर प्रेजेंटेशन हो जाती, आपका टाइम बच जाता, क्योंकि आपने कहा कि आप 3 आवर्स के अंदर 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको टाइम का यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी एक्टिव और पैसिव की हमें नीड नहीं थी। ठीक है, पहली चीज तो ये एब्जॉर्प्शन का आपने पार्ट बताया, उसके बाद ये आप डायरेक्ट ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता देते। ठीक है, ये स्टार्टिंग में बता दिया, और फिर लास्ट में मैंने आपको पीडीएफ के अंदर एक फ्लो चार्ट यू बना रखा है ना कि सोडियम, ये सोडियम है आपका, दिख रहा है ये। हाँ, ये सोडियम आपका जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, यानी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा। फिर आपका यहाँ से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब जाएंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। जो आपके ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये आपके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। फिर आपका जैसे फ्रक्टोज है, ये आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से जाएगा। सबको याद है ये वाला, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट करवाया था, ये वाला फ्लो चार्ट आप यहाँ पे बना सकते थे सोनिका, इसका मैं बोल रही थी। ये बना के आप ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो ये बक्कल कैविटी वाला और स्टमक वाला है, और लास्ट में फिर ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला चार्ट बना देते। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा कोई एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, सिर्फ वेस्ट वेस्ट मटेरियल वहां से निकलते हैं, बस वाटर मिनरल्स वगैरह डाइजेस्ट हो। इस क्वेश्चन का मैं आपको बोल रही थी कि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको इतनी मेहनत की नीड करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ हेपाटोपेनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट कंपोनेंट ऑफ फूड। ये क्वेश्चन उसने अच्छा लिखा है, किसने, अनीता ने अच्छा लिखा था। इसमें क्या है, आपका जो हेपाटोपेनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स है, हाँ इसीलिए अब 2-3 बार आप लिख लोगे ना अनुजा, फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आपको हेपाटो पेनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स में क्या बताना था। हेपाटो मतलब जो लीवर से आपके जूस आए हैं, पेनक्रियाटिक मतलब जो पेनक्रियास से आपके जूस आए हैं, और इन दोनों को मिला के जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है, वो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना था। ठीक है, ऊपर पता नहीं किसने लिखी हुई है, उसने ऊपर का बक्कल कैविटी का, स्टमक का सारा लिख रखा है, उसकी नीड ही नहीं है। मैंने डायरेक्ट हेपाटो पेनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स का पूछा है कि उसका क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ आप पेनक्रियाज की सारी एंजाइम बताते कि पेनक्रियाज की ये एंजाइम है जिन्होंने हमारे आगे आगे कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से डाइजेस्ट किया। इसका आंसर देखते हैं हम। ये रहा, पर इन सारे आंसर टेढ़े कर रखे हैं इन अनिता ने, मैं सीधे नहीं कर पा रही। मतलब इसने ये वाले आंसर सही लिखे थे,
जो हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट वाले हैं। पता नहीं किसने था जो ऊपर का सारा लिख दिया, आपको बक्कल कैविटी और ये सब नहीं लिखना है। आपका लिवर से क्या आएगा, बाइल जूस आएगा, ठीक है। फिर वो आपकी लिवर और जो आपकी सिस्टिक डक्ट और हेपाटोडक्ट आके जाके पेनक्रियाज से मिलती हैं। पेनक्रियाज की आपकी डक्ट ऑफ वार्टन्स ये सब लेके आएंगी डक्ट, और फिर आपका हेपाटोपेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब आपका पेनक्रियाटिक जूस और ये हेपाटोपेनक्रियाटिक जूस दोनों आते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं? प्रोटीन की एंजाइम्स होती हैं हमारी, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की एंजाइम्स होती हैं, फैट्स की एंजाइम होती है, और ये सारे आगे आके हमारा डाइजेशन करनी है। हाँ पिंकी, आपने अभी भेजा था तो मैंने अभी आपका चेक ही नहीं किया है। इन जिन्होंने मेरे को क्लास से पहले भेज दिया था ना, उनका मैंने चेक किया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला आंसर किसी का भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, HCl वाला। वट वुड हैपन इफ HCl इज नॉट सिक्रेटेड इन स्टमक? अगर आपका स्टमक के अंदर HCl सिक्रेट नहीं होता है तो क्या होता है? HCl का मेन फंक्शन क्या होता है? एक तो ये आपकी एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है, ठीक है। दूसरा ये क्या करती है, आपके जो HCl है ये आपका Fe3+ को कन्वर्ट करती है Fe2+ में, यानी फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करती है, और ये फिर हमारा हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और हीमोग्लोबिन अगर अब ये कन्वर्जन ही नहीं होगा, HCl नहीं होगा तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ये मेन था। दूसरा आपका क्या था यहाँ पे, HCl का, और एक HCl का क्या होता है, जो आपकी इनएक्टिव एंजाइम है पेप्सिनोजन, उसको एक्टिवेट करने का काम भी HCl करता है। अगर HCl नहीं होगा तो आपकी जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगी, तो आपका प्रोटीन्स का डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये दो मेन चीज थी। मैंने ये शायद किसी के आंसर में नहीं पढ़ी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रेगुलेटेड? कि ये वाला आंसर उसने, अनिता ने ही अच्छा लिख रखा है, बट सारी वही है, PDF इस तरीके से हैं। मैं PDF आपकी अटैच कर दूंगी, आप इन आंसर्स पढ़ लेना। ये रहा, इफ ये वाला HCl वाला आपका आंसर भी, मतलब HCl वाला मुझे किसी का भी आंसर अच्छा नहीं लगा था। आपने एक लिखी होगी, बट मेरे को किसी का भी HCl वाला सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं लगा था, मतलब कि किसी ने भी यूं लिखा है कि हाँ भाई इसको पता है एग्जैक्ट। फिर ये रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सही लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या लिखना था, जो दो हमने, इसमें हमने दो प्लेक्सस पढ़े थे, वही हमें लिखने थे। कौन कौन से पढ़े थे? ऑरिबैक प्लेक्सस, ऑरिबैक प्लेक्सस जिसको हम मायंट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था मीजनर्स प्लेक्सस, जिसको हम सबम्यूकोसल प्लेक्सस भी बोलते हैं। ये दो प्लेक्सस इसके अंदर हमें डिफाइन करके आगे लिखने थे, क्योंकि इसमें बताना था कि आपकी जो, कहाँ गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किस तरीके से रेगुलेट होता है। फिर ये सारा आंसर इसमें से ही, ये वाला आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिर है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। अगेन ये वाला भी मेरे को थोड़ा, ये मेरे को मतलब शायद किसी का नहीं ठीक लगा था। अटेम्प्ट ही आई थिंक सिर्फ अनीता ने किया है, और इसका आंसर भी मुझे मतलब उतना वो नहीं लगा था, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में एक बार आपको ये भी समझा देती हूँ कि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम होता क्या है। देखो, हमें पता है कि हमारा खाना डाइजेस्ट कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे हमारे क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो खाने को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। अब ये जो खाना यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक के अंदर, स्प्लीन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो खाना ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हुआ वो डायरेक्ट से हमारा हार्ट के पास नहीं जाता। ये जो खाना होता है वेन्स के थ्रू, ये खाना, ये सारी वेन्स, इधर से वेन निकली, ये वेन निकली, ये वेन निकली, और ये सारी वेन मर्ज हो गई, और इन्होंने एक वेन बना ली जिसको हम पोर्टल वेन कहेंगे, ठीक है। और ये खाना अब हमारा गया किसके पास, लिवर के पास गया,
ठीक है, ये खाना लिवर के पास जाता है और यहाँ पे पार्शली हमारा मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ले लिया जाता है। अब ये लिवर खाना देता है, फिर ये लिवर इसको दे, ये यहाँ से जो ब्लड इसको मिला था डीऑक्सीजनेटेड, ये हार्ट के पास पहुंचा देगा, ठीक है, राइट ऑरिकल के अंदर, और फिर ये पहुंचा देगा इसको लंग्स के पास, और लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड कर देंगी, और ये फिर से हमारा हार्ट के पास आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ये हमारी टिश्यूज को मिलता है। तो नॉर्मली तो क्या होता है, जो भी ब्लड है हार्ट के पास गया, हार्ट ने उसको लंग्स के पास दिया, ठीक है, लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड किया और फिर वो टिश्यू के पास आ गया। लेकिन जब ये वाला ब्लड पहले लिवर के पास गया है ना हमारा, तब उसको हम हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ये मेरे को शायद किसी का भी आंसर इतना समझ नहीं आया था, मतलब थोड़ा सा रिलेटिंग लिखा है अनीता आपने, बट मेरे को मतलब इतना सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं लगा था, मतलब ठीक है, मतलब अगर दे तो बंदा मतलब कम मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा अप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल गलत भी नहीं है, बट एग्जैक्ट ठीक भी नहीं है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म बताना था, और ये आपका अनुजा ये आपका सबका ठीक था जिसने भी लिखा था, बस अनुजा ने क्या था, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिंब को वो कर दिया था, उल्टा लिख दिया था, ठीक है, इसको आप देख लेना, ये बिल्कुल आपका ठीक लिखा था, सबने ठीक लिखा हुआ है काउंटर करंट वाला, ये तो मैं आपको किसी का भी दिखा सकती हूँ, ये सबने ठीक लिखा है। किसी का आंसर ही नहीं मिल रहा मुझे। एक तो आपको यूरिन, ये कहाँ गया आंसर, देखो इसमें भी बता रही थी मैं सोनिका, आपका ना इसमें कंटेंट आपको सारा याद है, बल्कि इतना एग्जैक्ट ना किसी को भी याद नहीं है जितना आपको याद है, बस आपने क्या है, लिख बहुत ज्यादा रख रहा, 2 घंटे नहीं 3 घंटे का पेपर है अनीता, 3 घंटे में करना था आपको, मैंने लिखा भी था उस पर, हेपाटो पेनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स वाला भी जो आपका था ना, आपने लिख तो मतलब सारा रखा है और बहुत सही, मतलब एग्जैक्ट याद है आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं है, मतलब एग्जैक्टली याद है, ठीक है, बट उसकी थोड़ी बस आपको मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लिख देते हो, उसकी इतनी नीड नहीं है। देखो HCl वाला भी मेरे को आपका अप्रोप्रिएट नहीं लगा था, फिर ये वाला आपका ठीक था। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, काउंटर करंट मैकेनिज्म कर तो रखा था, ये काउंटर करंट किसने कर रखा था, सही था, और उसका चलो मैं वैसे बता देती हूँ आपको, इसमें मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, मुझे इसमें आंसर नहीं मिल रहा, हम इसको वैसे कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे साफ ग्रीन पेज पे यहाँ पे कर लेते हैं, काउंटर करंट में आपको मैंने वो लिखा ही नहीं, फिर मैंने किसी और का आंसर पढ़ा होगा उसका ठीक था, तो शायद अनीता का था या किसका था, पर ठीक था, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, ये जो लूपो फैनले है, ये आपका लूपो फैनले है, यहाँ मेड्यूला के यहाँ यहाँ तक आपकी 1200 कंसेंट्रेशन है, यहाँ धीरे धीरे आपकी बढ़ती है, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये वाली जो आपकी डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ठीक है, ये तो आपकी वाटर के लिए परमिएबल है, और ये जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है ये सिर्फ सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल होती है, इसलिए यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, और इसी के बिल्कुल अपोजिट आपकी क्या होती है, वासा रेक्टा होती है, जैसे इसकी अगर डिसेंडिंग है तो इसकी आपकी यहाँ पे असेंडिंग होती है, और इसकी यहाँ पे असेंडिंग है तो ये वाली इसकी डिसेंडिंग होगी, इस तरीके से इसके बिल्कुल काउंटर करंट में ये प्रेजेंट होती है, और ये इसके यहाँ पे अगर ये बढ़ रही है, इसमें ये नीचे नीचे बढ़ती है, तो इसमें ये इधर इधर यूं कम होती है, यही आपका मेन काउंटर करंट होता है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, जो आपका यूरिन होता है उसको कंसंट्रेट करना ही इसकी सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि आपके यूरिन में ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वही ज़्यादा जाए, पानी वगैरह अगर बॉडी के अंदर कम है तो पानी वगैरह सब आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो सिर्फ वेस्ट मटेरियल है वही आपका
आगे जाता है। काउंटर करंट के अंदर आपको स्टार्ट करना था, काउंटर करंट क्यों बोलते हैं, सिग्निफिकेंस लिख दिया कि कंसंट्रेट, और फिर ये डायग्राम शायद अनीता ने या किसी ने मतलब अनुजा ने भी सही बनाया था, बट उसने असेंडिंग डिसेंडिंग सारा उल्टा लिख दिया था। ठीक है, ये आपका आंसर उसने सही लिख रखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब, ये सबका ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लंग्स, लिवर एंड स्किन इन एक्सक्रीशन। ये सबने सही लिख रखा है कि लंग्स का क्या रोल होता है, लंग्स भी आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं लाइक CO2, लिवर भी निकालते हैं जैसे जो बाइल से आपके आ गए बिलीवर्डिन बिलीरुबिन, ये सब बाहर जाते हैं, और एक्सक्रीशन स्किन के थ्रू भी आपका स्वेटिंग या सिबैकस ग्लैंड होती है, इसके थ्रू भी आपका एक्सक्रीशन होते हैं। उल्टी लिख दी मैंने, हाँ नेम उल्टे लिख दिए थे अनुजा आपने, बस नहीं है, एग्जाम में लिख दिया तो बस नहीं, वो सारा गलत ही माना जाएगा। फिर ये क्वेश्चन भी सबका ठीक था, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि किस तरीके से कोगुलेट होता है आपका ब्लड। ठीक है, इसमें आपकी पूरा कास्केड मैकेनिज्म लिखना था आपको, कैल्शियम की इंपॉर्टेंस बता देनी थी, और कैसे आपका यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बस किसी ने डायग्राम नहीं बनाया था, इसमें आपका डायग्राम भी आप बना सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स वेयर आर दे प्रेजेंट। ये क्वेश्चन भी सबने ठीक लिखा था कि साइनोवियल जॉइंट्स, इसमें आपके बॉल सॉकेट हिंज ये सारे जॉइंट्स से, सब सही लिख रखे हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको। आगे से आप लोग ना PDF को स्ट्रेट भेजना। हाँ ये वाला था काउंटर करंट, इनका ये वाला सब था सबसे ठीक, जो मुझे लगा था नीट एंड क्लीन डायग्राम था। तो ये PDF में आपको भेज दूंगी, और ये रहा ऐसे कोगुलेशन का, अनुजा ने बनाया था, मैंने देखा नहीं होगा, फिर मेरे को ध्यान नहीं होगा, मैं देख लेती हूँ, ये वैसे भी टेढ़ी है, मैं आपकी खोल लेती हूँ। काउंटर करंट में तो आपने सारा उल्टा लिख दिया था, बाकी ठीक था आपका सारा। ये देखो, ये क्वेश्चन तो सबका ठीक था, एक्सक्रीशन वाला, लंग्स के थ्रू आपकी CO2 जाती है, लिवर के थ्रू भी आपने लिख दिया था, ये लाइन भी सही पे सही लिख दी थी यहाँ पे, स्किन के थ्रू भी, कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी। कार्डियक साइकिल आ गया डायरेक्ट, साइनोवियल वाला वो ही कर दिया, जंप कर दिया क्वेश्चन। तो पहले ये कर लेते हैं आप, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में आपको पहले डायरेक्ट ये बता देना है कि ये आपकी 8 सेकंड की होती है। फिर इसमें इसमें भी बड़ी गड़बड़ कर रखी है, ये सारा उल्टा लिख रखा था, ये सारा उल्टा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑरिकल यानी एट्रिया आपका, यहाँ पे डाइस्टोल की जगह सिस्टोल होता है, वो 0.1 सेकंड का। इस तरीके से होता है, मैं आपको ये साइकिल समझाती हूँ। देखो, ये बहुत उल्टा सुल्टा लिख रखा था, ऐसे मतलब एग्जाम में मत करना। देखो, इस तरीके से आपकी 8 सेकंड की होती है, ये हो गई 4 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका, मैंने लिखा है जॉइंट वाला, ओके सोनिका, मैं खोल देती हूँ आपका, तो फिर मैंने आपका ही पढ़ा होगा। ये .1 सेकंड पे 0.1 सेकंड, सबसे पहले क्या होता है आपका एट्रिया, सबसे पहले आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज सिस्टोल। तो एट्रिया आपका सिस्टोल पे होता है 0.1 सेकंड, और जब ये एट्रिया सिस्टोल है तो 0.7 सेकंड, बाकी चीजें तो आपकी रिलैक्स हैं, तो बाकी वेंट्रिकल इस टाइम पे आपके डायस्टोल पे हैं, डायस्टोल और ये सिस्टोल में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये एट्रिया सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाकी चीजें आपकी रिलैक्स फॉर्म में है। अब जब ये रिलैक्स है, एट्रिया क्या करेगा, अब ये ब्लड दे देगा अपना वेंट्रिकल को, इस तरीके से आपका हार्ट होता है। ये आपका राइट ऑरिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे अब ये दोनों चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब ये ब्लड देखो इधर इधर पास करेगा राइट वेंट्रिकल को, और जब ये ब्लड इसको पास करता है, तो यहाँ पे जो ये मेरे AV नोड होती हैं, ठीक है, AV नोड कह रही हूँ, सेप्टम, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो आपके सेप्टम होते हैं, यहाँ पे ये आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड सेप्टम, जब ये क्लोज होते हैं, क्यों क्लोज होते हैं, क्योंकि ये अपना ब्लड यहाँ पे देते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो, तो यहाँ पे आपकी साउंड आती है लब साउंड।
ठीक है। जैसे ही ये आपका ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आता है, ये आपके इसको क्लोज कर देता है, आपके ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को, और आपकी साउंड आएगी लब। फिर क्या होगा, फिर आपके ये वेंट्रिकुलर, ये जो वेंट्रिकल है ना, तो 0.3 सेकेंड ये वाला क्या है, जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, हो गई ना 0.8 सेकेंड की। फिर क्या हुआ, जब आपकी वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, उस टाइम पे क्या होता है, ये जो 0.3 है, 0.3 सेकेंड के लिए क्या हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। तो बाकी 5 सेकेंड क्या होगा, एट्रिया आपका रिलैक्स होता है इस टाइम पे, यानी डायस्टोल। ठीक है, तो बाकी ये 3 सेकेंड के लिए होगा, बाकी ये आपका यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए एट्रिया यहाँ पे। मेरा टेस्ट नहीं हुआ, शेयर कैसे किया, आपने भेजा ही नहीं तो मैं कहाँ से शेयर करूंगी, जिन्होंने भेजे हैं सिर्फ उनके टेस्ट हैं। आपका 0.5 सेकेंड के लिए फिर एट्रिया डायस्टोल पे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है 0.4 सेकेंड वाला, दोनों ही टाइम डायस्टोल पे है, तो ये फिर आपको जॉइंट डायस्टोल बताना था, जॉइंट डायस्टोल। तो इसको आपका साथ साथ एक तो ये डायग्राम बना के आपको ये तीनों क्लियरली बताने थे, और ये सारा गड़बड़ लिख रखा था, कहाँ गया आंसर, मतलब सारा ही गलत था, मतलब ये चीजें ही सारी गलत लिख रखी थी। मतलब ये था कि चलो पढ़ रखा है, बट मतलब अप टू मार्क कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। कहाँ पे है साइनोवियल वाला क्वेश्चन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये रहा, कि वो आपका ये क्वेश्चन था कि व्हाट आर साइनोवियल जॉइंट्स, और सारे आपको ये जॉइंट्स बताने थे। तो ये वाला आपका ठीक था कि इसमें आपने ये सारे जॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, पाइवोटल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और ये कॉन्कॉर्ड जॉइंट, ये सारा ठीक था। फिर नेक्स्ट था आपका डिफरेंस बिटवीन, ओके सोनिका, हाँ ये वाला आपका ठीक था। फिर है नेक्स्ट, आपको डिफरेंस बताना था बोन और कार्टिलेज के बीच में, ये आपका ठीक था। ये भी आपको डिफरेंस में ना दो एक आधी चीजें आपने स्किप कर रखी थी, ये क्वेश्चंस में साथ साथ खोल लेती हूँ, इसके अंदर दो चीजें नहीं खोल पा रही मैं। ठीक है, देखो बोन एंड कार्टिलेज में आपने, बोन्स आर हार्ड इन नेचर, ठीक है, ये आपकी सॉफ्ट होती है नेचर में। बोन डज नॉट बेंड, ठीक है, इफ इट इज बेंट इट इज ब्रोक्ड। और ये कार्टिलेज हम बेंट कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपैरिजन टू बोन्स। फिर है आपका बोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, अब देखो यही पॉइंट आपने यहाँ पे लिख दिया है। ये पॉइंट्स आप खींच तब सकते हो जब लास्ट में आपको कुछ लिखने को ना मिले, स्टार्टिंग आप थोड़ी सी इंप्रेसिव रखो, ठीक है, स्टार्टिंग के पॉइंट्स अच्छे लिखो। बोन्स प्रेजेंट इनसाइड, इनसाइड द बॉडी, कार्टिलेज प्रेजेंट आउटसाइड द, पता नहीं ये पॉइंट मेरे को नहीं समझ आया। तो ये बोन और कार्टिलेज वाला आपका मतलब अप टू मार्क नहीं था। बोन और कार्टिलेज में आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखो, जैसे देखो, हाँ ये यहाँ पे लिखो, जैसे देखो आप इसमें ये लिख सकते थे बोन और कार्टिलेज में, और ये कितने मार्क्स में दिया था मैंने आपको, बोन और कार्टिलेज सिर्फ 2 मार्क्स में दिया था। तो आपको यहाँ पे 4 या 5, मेरा भी आंसर बताना चेक करके, ठीक है अनीता, मैं आपका भी देख दूंगी। बोन और कार्टिलेज में चलो, ये आपकी ये लिख देते, ये हार्ड है, ये आपकी यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है एज कंपैरिजन टू बोन। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बोन कौन से सेल्स बनाते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। और जो कार्टिलेज जो सेल्स, मतलब कार्टिलेज जो सेल्स बनाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये पॉइंट लिख सकते थे। फिर ये बता सकते हो कि इसमें आपका क्या होता है कि ये तो मतलब वस्कुलर होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, लेकिन कार्टिलेज में नहीं होती, ये आपकी वेस्कुलर होती है, ये आपकी ए वेस्कुलर होती है। ठीक है, इस तरीके के आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे आपके कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे इस टाइप के सॉल्ट नहीं होते, सिर्फ आपके जैसे प्रोटीन प्रेजेंट होता है और शुगर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते थे बोन और कार्टिलेज वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था ईसीजी का बताना था आपको, ईसीजी
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, PQRST। अब देखो पी वेव है आपकी, थोड़ा सा ये यूं बनानी थी पी, ठीक है, और ये टी भी थोड़ा सा यूं, बाकी आपकी ये ठीक थी, क्योंकि पी में क्या होता है, पी के टाइम आपका क्या होगा, ये एट्रिया के अंदर जो आपकी एसए नोड है ना, एट्रिया के अंदर जो एसए नोड है वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट होता है, मतलब एक तरीके से एट्रिया उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके एट्रिया क्या करेंगे, यहाँ पे वो डीपोलराइज होते हैं। यहाँ पे पी वेव पे क्या होता है, आपका डीपोलराइजेशन होता है ऑफ एट्रिया। ठीक है, क्योंकि एट्रिया उस टाइम पे आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका ब्लड जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, तो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा लैग होता है, क्योंकि तो ये वाला क्यू वो फेज होता है और फिर ये वेंट्रिकुलर आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो QRS जो आपका कॉम्प्लेक्स हुआ, यहाँ पे आपकी डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन होती है वेंट्रिकल की। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स में, और टी वेव में क्या होगा, आपका एट्रिया दोबारा से रीपोलराइज हो जाएगा, और जब ये टी वेव खत्म हुई यानी आपकी सिस्टोल खत्म हो गया, एंड ऑफ टी वेव मतलब एंड ऑफ सिस्टोल, ये आपको यहां पे बताना था। डीपोलराइज डीपोलराइज डीपोलराइज, इसमें एसईजी में हम 3 लीड्स लगाते हैं, एक हमारी लेफ्ट रिस्ट में, राइट रिस्ट में, लेफ्ट एंकल में बनाते, लेफ्ट एंकल में, ये ठीक है, ये सब सही है। फिर ये रहा इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, ये आपको कार्डियक साइकिल बनानी थी, इसके अंदर ये आपका ये वाला इन्होंने ठीक लिखा हुआ था, जिसकी भी है मेरे को याद नहीं, सोनिका की आई थिंक, ये आपका यहाँ पे ये ठीक था। ठीक है, अब लेकिन जब वहां पे लिखोगे तो आप ये इतना छोटा छोटा मत लिख लेना, उसमें थोड़ा नीट एंड क्लीन सा लिख लेना, अभी पता है कि अभी तो मतलब आप एज अ प्रैक्टिस सेशन ही है आपका, तो ये वाला आपका ठीक था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद नीट स्केच। तो ये डबल सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन कहाँ है, डबल सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन कहाँ पे दे रखा है मैंने, ईसीजी किया है, उसके बाद है कार्डियक साइकिल, उसके बाद ईसीजी मैंने तो ये दिया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये अनीता ने सही लिख रखा है, और इसका तो मैंने आपको मतलब आंसर भी प्रोवाइड किया था जब हमने ये चैप्टर किया था। ओके गुड़िया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद नीड स्केच, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जब हमने पढ़ी थी उस टाइम पे भी मैंने आपको इसका प्रोवाइड किया था कि इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, और एक किसने, शायद अनीता ने, पता नहीं किसी ने, इसका डायग्राम भी अच्छा बना रखा है। ठीक है, जिसके अंदर आपको एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग दिखानी थी कि किस तरीके से एटीपी जब आपकी हाइड्रोलाइज होती है तो आपका एक्टिन जो मायोसिन है, मायोसिन का हेड एक्टिन से जाके बाइंड कर जाता है, जब दोबारा से मायोसिन पे एटीपी बाइंड कर जाएगी तो वो हेड हट जाता है, और आपके स्टार्टिंग में जब बाइंडिंग होती है एक्टिन और फिलामेंट आपके इस पे स्लाइड करते हैं, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर डायग्राम गलत बना रखा था सोनिका आपने, उसके अंदर आप वो जो डायग्राम आपने बनाया वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स में बनाना है आपको। ठीक है, जो आपने डायग्राम बनाया था सोनी का वो आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स में बनाना है, इसमें जो सही डायग्राम बना रखा था वो अनीता ने बना रखा था, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का डायग्राम था। नेक्स्ट है लेबल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का डायग्राम सही सबने सही बना रखा था, जिसमें आपको स्टार्ट बताना है बाद में, ऊपर वाला बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आपके क्या है, माल्फिजियन कॉर्प्यूसल, और नीचे रिनल ट्यूब्यूल जिसके अंदर पीसीटी ल्यूपर फैनले डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ गया। ठीक है, ये सारा आपको बताना था, लेबल कर देना था। ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज कब होती है, जब आपकी जब आपकी मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड का लेवल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कब होता है, जब आपकी आंख बाहर निकलाती है, ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, एक्सोपिथालमिक आपका जो गोइटर था ये वाला, ये इसमें लिखना था ग्रेव डिजीज में। कौन सा है मैम, दिखा दो, नेफ्रॉन का डायग्राम दिखा देती हूँ।
देखो ये वाला डायग्राम जो मैं कह रही थी कि ये वाला स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर ये डायग्राम नहीं बनाना, ये आपको जब बनाना है जब आपसे ये पूछा जाए कि स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, तब आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको डायग्राम्स वो मैं दिखाती हूँ, अनीता ने बना रखा था राइट, जो सही डायग्राम था स्लाइडिंग फिलामेंट के अंदर। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ये आपका हो गया। बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस भी बना के दिखा दो। पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी हो गया। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आई, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, फिर नेफ्रॉन का आपने ये सही से बता रखा है, इसी तरीके से बताना है आपको। फिर बोमेंस कैप्सूल बता दिया, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज भी बता दी, फिर पीसीटी बता दो, फिर लूप ऑफ हेनले बता दो, फिर डीसीटी, ये पीसीटी आ गया, डीसीटी बता दिया, कलेक्टिंग डक्ट बना दिया। इसके अंदर आपको यही लिखना था नेफ्रॉन में, ये 5 मार्क्स के अंदर इनफ और अच्छा आपका आंसर था। जैसे ग्रेव डिजीज थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, कब होती है? जब आपकी हाइपोसिक्रीशन मतलब ज्यादा सिक्रीशन होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक्सोप्थाल्मिक बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, आईज आपकी बाहर की तरफ हो जाती हैं, स्वेलिंग ऑफ नक, ये आपका इसमें हो जाता है। मेलाटोनिन क्या कौन सा? पीनियल ग्लैंड आपकी रिलीज करती है। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे? पीछे की साइड आपकी प्रेजेंट होती है, मटर की जितनी छोटी सी ग्लैंड होती है। मेलाटोनिन आपकी क्या होता है? मेन इसका फंक्शन होता है जो आपकी क्रिकेडियन रिदम है, डायूरेन आपकी जो 24 आवर स्लीप साइकिल होता है उसको मेंटेन करता है। बाकी चीजों पे भी इफेक्ट डालता है, लाइक आपकी पिगमेंटेशन हो गई, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, इन सब पे भी ये आपका असर डालता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। देखो सेरिब्रम आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये आपका लार्जेस्ट पार्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ये ठीक लिखा हुआ है इसमें। हाइपोथैलेमस आपका ये थर्स्ट हंगर इनका सेंटर है, और ये आपका मस्कुलर सेंटर होता है। ठीक है, ये लिम्ब पोजिशनिंग ठीक लिखा है। फिर नेक्स्ट था आपका डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। नेक्स्ट यही था आपका क्वेश्चन, एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन आपका क्या होता है? थिन फिलामेंट होता है, एक्टिन आपका थिन फिलामेंट होता है। ये आपका मायोसिन आपका कैसा फिलामेंट होता है? थिक फिलामेंट होता है। एक्टिन फिलामेंट किससे बनता है? एफ एक्टिन। एफ एक्टिन कहाँ से? इसकी मोनोमर यूनिट जी एक्टिन होती है, और इसकी पॉलीमर यूनिट एफ एक्टिन होती है। ठीक है, जिसमें 2 एफ एक्टिन होते हैं, ट्रोपोमाइसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। मायोसिन के अंदर आपकी एक मायोसिन में हेड होता है, टेल होती है। हेड में क्या होता है? आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। फिर आपकी टेल होती है लाइट मैरोमायोसिन, आपकी हेड होता है हैवी मैरोमायोसिन। ये सारा लिखा हुआ था, ये भी सही था आपका। एक्टिन ये आपके डेंस बैंड बनाता है, ये आपका। फिर था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर। अब रेड इनको बोलते यूं है क्योंकि इनके मायोग्लोबिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ज्यादा होता है। इनके अंदर कोलाजन होता है, मायोग्लोबिन कम होता है। इसमें सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका ज्यादा होगा, इसमें कम होता है। ये सारा ठीक था। फिर है पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, इसमें आपको सारा वो लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रखा, इसके अंदर आपको नर्व इम्पल्स के अंदर क्या लिखना था? देखो इसमें हमारा नर्व इम्पल्स में आपको ये लिखना था कि शुरू में आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। मतलब आपका क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही कैसे होगा? शुरू में आपका स्टिमुलस आता है, ये हमने पढ़ा था, स्टिमुलस आता है। अब ये सपोज आपका एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ये एक्सोन मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर आपका टिश्यू फ्लूइड है, अंदर आपका एक्सोन वाला फ्लूइड है। तो जब ये रेस्टिंग, जब बॉडी रेस्ट पे है तो क्या होता है? ये जो एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है ये इम्परमिएबल है सोडियम और नेगेटिव आयंस के लिए, और पोटाशियम के लिए परमिएबल है। तो पोटाशियम अंदर आपके ज्यादा हो जाते हैं और सोडियम आपके बाहर ज्यादा है। ठीक है, और एक है आपके आपका यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है जो सोडियम और पोटाशियम आयन का आपका इनफ्लक्स एंड एफ्लक्स करवाता रहता है। जब रेस्टिंग है तब भी ये होता रहेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है? 3 आपके सोडियम के बाहर जाते हैं और 2 पोटाशियम के अंदर आते हैं। इस वजह से बाहर तो आपका प्लस आयन ज्यादा हो जाएंगे, अंदर आपके प्लस आयन कम हो जाएंगे। तो नॉर्मली आपका क्या होता है? अंदर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव। ये कब हुआ? जब आप नॉर्मल कंडीशन में हो, रेस्टिंग फेज पे हो। इसी को हमने बोला था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो आपका बनता है। ठीक है, -70 मेगावोल्ट। अब क्या होता है? जब स्टिमुलस आता है,
जब स्टिमुलस अराइव हुआ, जैसे यहाँ पे अराइव हुआ, तो एक और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, वोल्टेज गेटेड यहाँ पे सोडियम चैनल्स हैं। जैसे ही स्टिमुलस आया ये एक्टिवेट हो गए और जल्दी जल्दी से सोडियम अंदर आने लग गया। गुड़िया आप थोड़ा शांत रहिए, आपको पहले ही शेड्यूल प्रोवाइडेड है। क्लास के बीच में आप इस तरीके से बोलते हो तो मेरी सारा फ्लो टूट जाता है और आपका आंसर मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता पाती। ठीक है, जो आपके डाउट्स हो आप क्लास के लास्ट में पूछना मेरे से। यहाँ पे आपके सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल हैं। जैसे ही स्टिमुलस आएगा ये वाले चैनल्स आपके ओपन हो जाएंगे और सोडियम का इन्फ्लक्स अंदर एकदम से होने लग जाएगा। अब आपका क्या होगा, प्लस आयन अंदर ज्यादा चला गया तो अंदर आपका अब ये वाली क्या होगा, ये जो पहले नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो गई और बाहर अब नेगेटिव हो गया, तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और ये कब हुआ डीपोलराइजेशन, जब आपका स्टिमुलस आया। अब आपका क्या हुआ, यहाँ पे मेरा स्टिमुलस आया तो बाकी जगह पे तो वही है, बाकी जगह तो सेम है। तो क्या हुआ, रेस्ट यहाँ तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो ये 70 है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 30 मेगावाट। इसकी वजह से ये एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हुआ। तो क्या हुआ, अब ये स्टिमुलस आगे मूव करेगा तो ये वाली आगे चला जाएगा, फिर ये आगे चला जाएगा। इस तरीके से कंडक्शन आपका होता रहता है। ठीक है, ये हमने जब क्लास में किया था तो प्रॉपर मैंने आपको बताया था और इसका एज इट इज फ्लो चार्ट डायग्राम आपकी पीडीएफ के अंदर है, एज इट इज। ये वहीं से मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया था। और उस टाइम पे जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर कराया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपका क्या था, हाँ -70, यहाँ पे -71 प्लस ये -70 है ना। तो क्या था, आपको जो प्रीवियस ईयर कराया था जिसके अंदर आपका पूछा गया है साल्टेटरी, प्रीवियस ईयर में आपसे साल्टेटरी कंडक्शन पूछा गया है और ये है आपका नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो ये वाला हमने उसके अंदर किया था और एज इट इज फ्लो चार्ट डायग्राम आपकी पीडीएफ के अंदर है। आपको वहां से एक क्वेश्चन पूछा था और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है जो मैंने पहले पेपर देखे थे उनमें से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 टाइप्स ऑफ फेगोसाइटिक सेल इन ल्यूकोसाइट। दो टाइप के कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट होते हैं। न्यूट्रोफिल मैक्सिमम भी होते हैं और लेकिन छोटे होते हैं, तो माइक्रोपोलिस ऑफ द सेल और आपके डाइपेडियासिस ये शो करते हैं। फेगोसाइटिक दूसरे हैं मोनोसाइट्स, ये भी आपके फेगोसाइटिक हैं लेकिन ये बड़े होते हैं साइज में, इसलिए इनको मैक्रोपोलिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। लिम्फ क्या होता है, हमने लिम्फ क्या पढ़ा था, आपका जो टिश्यू फ्लूइड निकल आता है बाकी तो चला जाता है दोबारा से ब्लड के अंदर, लेकिन कुछ टिश्यू फ्लूइड रह जाता है तो लिम्फ के अंदर वो एंटर करता है। तो लिम्फ के अंदर जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर कर जाता है उसी को हम लिम्फेटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो लिम्फ क्या है, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी है जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती, डब्ल्यूबीसी ही प्रेजेंट होती है, कुछ थोड़े बहुत प्रोटीन है। तो फंक्शन इसका क्या होता है, ये आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, फिर था ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 2 बार करवा दिया कि डिस्क्राइब द हॉर्मोन्स ओवरी एंड यूट्राइन चेंजेस दैट टेक्स प्लेस। और इसका आंसर ये शायद कल ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर किया था जिसमें इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि ये कहा था कि देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे क्वेश्चन परसों पूछा था और कल हमने आंसर इसका बताया था, जिसमें मैंने बताया था हार्मोन के आपको अलग से बताया था, ओवरी का अलग से और यूट्रस के अलग से। ठीक है, इसका भी एज इट इज आंसर आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, डिस्क्राइब द क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या था आपका, हैम्सबर्गर फिनोमिनन। ठीक है, जिसमें आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम क्या कार्बोनेट आयंस बनाती है और फिर वो कार्बोनेट आयंस आपके प्लाज्मा के अंदर एंटर करते हैं और आपका जब वो बाहर जाते हैं तो आपका क्लोराइड अंदर आता है। यही था आपका क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट था एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने में कौन हेल्प करता है आपके, इसके अंदर आपको रास फिनोमिना और आपको एएनएस लिखना था। रास कब होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होती है। ठीक है, जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और एएनएस कब एक्टिवेट होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये दो आपको यहाँ पे लिखने थे। फिर है 5 डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ये भी हमने किए थे और इसका आपको डायरेक्ट नोट्स प्रोवाइडेड है। और जो बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं मैम इनके आंसर प्रोवाइड कर दो, आंसर इन ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसके इन सब के आंसर हैं आपके पास। आप खुद बताओ इनमें से कोई एक भी आंसर ऐसा है जो आपके पास नहीं प्रोवाइडेड था। सारे जो हम इतने दिन से रिवाइज कर रहे थे 4-5 दिन से, जो ये 9 चैप्टर्स हमने अब तक किए हैं, एक भी ऐसा नहीं था जो मैंने उनमें से क्वेश्चन आपसे मतलब डिफरेंट ही पूछ लिया। सारा आपके वहीं से पूछा था जो ऑलरेडी हम इतने दिन से कर रहे थे।
फिर है आई और ईयर का आपको बताना था, ये भी किसी ने नहीं किया। फिर है डायबिटीज इंसिपिडस इज अकर्ड जब आपका एडीएच वाला था। ये आंसर आई थिंक अभी भेजा था मेरे को, किसने भेजा था? ये रहा, डायबिटीज इंसिपिडस कब होती है? जब आपकी एडीएच वाला हार्मोन वाटर रिलेटेड होती है। वेसोप्रेसिन की स्पेलिंग गलत है आपकी। और ये कौन से हार्मोन कौन रिलीज करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। लैक ऑफ एडीएच एंड वेसोप्रेसिन कोस्ट डायबिटीज इंसिपिडस। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एड्रिनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स आपको बताने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक्सप्लेन द, कहाँ गया, लास्ट में था वो क्वेश्चन। देखो आई, आई का भी ये ठीक है। आई के अंदर ये बता दो, यहाँ पे एक्वेस ह्यूमर है, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है, ये कॉर्निया वाला पार्ट हो गया। 3 लेयर्स होती हैं आई की, स्क्लेरा, सेकंड कोरोइड, थर्ड रेटिना। ठीक है, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। यहाँ पे आपकी क्या होती हैं? ये कोरोइड ब्लू कलर की होती है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स की वजह से। ये स्क्लेरा आपकी होती है जो आगे जाके कॉर्निया बनाती है। कोरोइड आपकी आगे जाके सीलियरी बॉडी बनाती है, और सीलियरी बॉडी आगे जाके आइरिस बनाती है। आइरिस आपका लेंस को होल्ड कर रही है। ठीक है, ठीक है। और आइरिस आपका कलर्ड पार्ट ऑफ द आई जो होता है वो आइरिस ही होता है। कोरोइड आपकी ब्लू कलर की होगी। रेटिना जहाँ पे आपकी इमेज बनती है, ये रहा। व्हाइट पार्ट ऑफ द आई मेड ऑफ व्हाइट कोलाजन फाइबर्स, इस इट मेक्स कॉर्निया। और ये कॉर्निया होता है जहाँ पे आपकी आरबीसी एब्सेंट होती है, इसीलिए जो ट्रांसप्लांट किया जाता है वो कॉर्निया का ही करा जाता है। फिर एक कोरोइड, ये ब्लू कलर की होती है आपकी क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की आपकी वेसल्स प्रेजेंट है। आइरिस आपकी कौन बना रही है? सिलियरी बॉडी ही बना रही है, ये आपका कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होता है। फिर आपकी रेटिना जहाँ पे रोड और कोन सेल होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेड कौन, ये रोड सेल होता है, कौन होता है, ये आपके रात के विजन के लिए होते हैं, ये आपके डे लाइट विजन के लिए होते हैं। ठीक है, फिर आता है ईयर। ईयर के आपके 3 पार्ट्स थे, एक्सटर्नल था, इंटरनल था। और वैसे मैंने यहाँ पे जो इस टेस्ट के अंदर भी आपके क्वेश्चंस जो बनाए थे वो थोड़े से लेंदी बनाए थे। क्यों बनाए थे थोड़े से लेंदी? ताकि मतलब मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हम लिख सकते हैं ना उतने आपके लिखे जाए। फिर था एक्सप्लेन एंजियोस्पर्मिक, एक्सप्लेन द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर ना सबने ना वो बना दिया है, फ्लावर का डायग्राम बना दिया, वो ठीक है। और उसके बाद उस फ्लावर को डिफाइन कर दिया। पर मैंने 10 मार्क्स में पूछा था तो आपको इसके अंदर आपका फर्टिलाइजेशन भी लिखना था। ठीक है, सबने वहीं तक किया, वो मतलब ठीक है, उतना तो ठीक है, बट कंप्लीट आंसर नहीं है। तो इसमें आगे आपको फर्टिलाइजेशन भी ऐड करना था क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 10 मार्क्स में दिया था। एआरटी टेक्निक्स सही लिखी है, मतलब सोनिका ने सही लिखी है, मैंने उसी की पढ़ी थी। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यही थे आपके क्वेश्चन। आई थिंक इससे ना आपकी पूरी यूनिट रिवाइज हो गई थी। मैंने शायद ही कोई क्वेश्चन था जो आपका छोड़ा था कि भाई कोई नहीं, अभी तो आपको मेहनत लगेगी लेकिन फिर आपका सारा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। ये तो फिर ईयर का है आपका, तो ईयर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम। देखो ईयर का आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सटर्नल होता है, मिडल होगा, इनर होगा। एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट होते हैं, पिना होगा और ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होगा। फिर आपका मिडल होता है, मिडल ईयर में आपकी 3 होती हैं, मैलियस आपकी 3, इनकस और आपका स्टेपीज होता है। ये स्टेपीज आपकी ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया से अटैच होगी, मैलियस आपकी इधर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम से अटैच होती है। ठीक है, ये कोक्लिया होगा। फिर इसके अंदर आपको लिखना था, देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये पीडीएफ मैं आपके साथ इस क्लास के साथ शेयर कर दूंगी। हाँ, प्रैक्टिस अच्छी हुई। अगर आप उसके साथ साथ क्लास के साथ साथ करोगे ना तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आज कौन बोल रहा था मेरे को ग्रुप में, तनुजिया आई थिंक, मेरे को नाम ध्यान नहीं, कौन बोल रहा था कि मैम समझ नहीं आ रहा किस तरीके से करें। तो अगर आप एक दिन भी पीछे रह जाओगे ना तो फिर वो आपका छूट ही जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट रिविजन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपका बस 10 15 20 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा यूँ लगा लो। ठीक है, 5 दिन पहले तो वैसे ही इंसान और ज़्यादा नर्वस हो जाएगा, आप अभी इतना पैनिक कर रहे हो तो आप एक दिन भी अगर पीछे रह रहे हो तो फिर आप पीछे ही रह जाते हो। तो आपको एक दिन भी पीछे नहीं रहना। अब जैसे किसी ने मुझे बोला था मैम हमने 3 4 दिन पहले ही बैच लिया है, अभी हम कैसे करें जल्दी जल्दी।
तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, बस पीछे आपकी 2 यूनिट हुई हैं, उनको साथ साथ एक एक चैप्टर करके रिवाइज कर लो। फिर आपका बाहर वाला पीना हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटिस हो गया, ये रहा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडल ईयर में आपकी मेलियस आती है, इनकस आती है, स्टेपीज आती है। ये आपकी मिडल ईयर के अंदर नहीं आती है, ठीक है, मतलब लेकिन मिडल ईयर में इसको हम नहीं लिखेंगे। ये क्या करेगी, आपकी फेरिंक्स से कनेक्ट कर देगी इसको। ये आपका बैलेंस बनाने में, इक्वलाइज करने में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब जैसे अब जब सेकंड पेपर लिखोगे आपको खुद फील होगा कि थोड़ा सा आपको मतलब बेटर इंप्रूवमेंट फील होगी। आप एक तो पैनिक नहीं करोगे, आप थोड़ा शांत होके लिख पाओगे। तो ये तो आपका मॉडल टेस्ट पेपर 1 था। अभी हम सेकंड यूनिट, अभी जो आपकी यूनिट करेंगे हम इकोलॉजी, इसके बाद फिर से मॉडल टेस्ट पेपर 2 बनाएंगे। उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन इकोलॉजी के डालूंगी, कुछ आपके एक एक क्वेश्चन इससे डाल दूंगी जो प्रीवियस किया है, ताकि इसके भी आप टच में रहो, एकदम से इसको ना भूल जाओ। फिर आपका आता है इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर में क्या होता है, आपका लेबिरिंथ होता है। लेबिरिंथ आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बोनी और मेम्ब्रेनस। ठीक है, फिर ये वाला कहाँ, फिर इसमें आपको बोनी लेबिरिंथ वाले में फिर आपको ये लिखना था कि स्केला, ऊपर आपकी स्केला वेस्टिबुलाई होती है। ठीक है, फिर नीचे आपकी क्या होती है, स्केला टिम्पनी होती है। बीच में आपकी स्केला इंटरमीडिया होती है। ये सारा आपको बताना था। फिर आपको बताना था यहाँ पे आपका ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है कहाँ पे, इस ये वाली कौन सी होती है, यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ ये ऊपर आपकी रीजनस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती है। ये सारा आपको, आई और ईयर तो मैंने अलग से करा रखा है, और ईयर का तो बिल्कुल आपको वीडियो दिखा रखी है उसमें, एक बार वो देख लो, या फिर उसके अंदर आपको मतलब फ्लो चार्ट की फॉर्म में 1 पेज की पीडीएफ है आई और ईयर की, तो आई थिंक बेसिलर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये ऑर्गन ऑफ कर्टाई है, जिसके अंदर आपके हेयर सेल्स होते हैं, ऐसे रो होती है। यहाँ पे ये हेयर्स होते हैं ऐसे रो के अंदर। ठीक है, और इस हेयर्स के ऊपर आपकी ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और जब आपके ईयर ड्रम से वो मेलियस इनकस स्टेपलिस, और फिर ये कोक्लिया के अंदर आई, ये कोक्लिया का ही कोक्लिया के अंदर है, तो फिर ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के पास जब आएगी, ये हेयर्स के पास जब आवाज आती है, तो ये हेयर्स इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। फिर क्या होगा, इस वेस्टिबुलर के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगे, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये सारा आपको पीडीएफ के अंदर है, मतलब इसको आपको कोई ऐसा था ही नहीं कि मैम आंसर प्रोवाइड कर दो, इसका आंसर वही जो मैंने पहले लिख रखा वो सेम लिख के प्रोवाइड करने में क्या मतलब, मेरा थोड़ी पेपर है, आप खुद प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके पास ऑलरेडी सारे आंसर्स हैं, एक भी सिंगल ऐसा आंसर नहीं था जो आपके पास नहीं था। सिंग 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। अब इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कि वो पीडीएफ खुद से खोलनी पड़ेगी और उसको याद करना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, अगर आपको कोई नहीं समझ आ रहा है वो मैं आपको बता सकती हूँ। और ग्रुप में अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप एक दूसरे की हेल्प कर दिया। ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ओटोलिथ होता है, और फिर फर्दर जाके आपकी आप मतलब साउंड आपको मतलब ब्रेन के पास पहुंचती है, फिर आपको सुन जाता है। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म है, पूरा आपको मैकेनिज्म बता रखा है, और पूरा ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में करा रखा है। यही था आपका ईयर का। तो ये था आपका मॉडल टेस्ट पेपर 1। इसके ये जो आंसर की पीडीएफ्स मेरे पास हैं ये मैं भेज दूंगी, बट आप खुद से करना, ये इन बच्चों ने खुद मेहनत की है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये इनकी मेहनत है, इनको अब इसमें गलती पता चलेगी। ठीक है, इनको अपने लिखे हुए में ये पता चल गया यहाँ पे इनकी गलती थी। अब आप लोग जब तक आप नहीं लिखोगे ना, आपको ये नहीं पता चलेगा आपकी कहाँ पे हो रही है। अब जैसे देखो, अनुजा को वो सारा याद था, बट उसने क्या किया, बस असेंडिंग और डिसेंडिंग में, अब वो एग्जाम में उस पार्ट को कभी गलत नहीं करेगी। तो जब तक आप खुद नहीं लिखोगे आपको नहीं होगा। मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको, सारे आंसर्स ऑलरेडी भी आपके पास हैं। ये मैं क्वेश्चन पेपर इस क्लास के साथ अटैच कर दूंगी। ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर 1 हो गया। अब आपका आता है कि सेकंड। अब आपको क्या करना है, मैं सिलेबस ही खोल लेती हूँ। अब आपका कल का टारगेट है,
इकोलॉजी। मैंने ये 2 दिन के अंदर स्किप करी थी, लेकिन ये आपको पूरी ही करनी है, कल हो जाएगी। मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इसी तरह इसी मतलब अगर ये 2 दिन में करी तो फिर टेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा, दूसरे दिन हम टेस्ट कर लेंगे इसका, ठीक है। और टेस्ट के साथ फिर मैं एक एक क्वेश्चन इन सब के भी आपके डाल दूंगी। तो कल का आपका है, कल टेस्ट नहीं है इसका, परसों लेंगे इसका टेस्ट। कल आपका रहेगा इकोलॉजी, आपको करनी है पूरी कंप्लीट करनी है। और इकोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें आपको पीडीएफ से अगर नहीं याद हो रही तो आप एनसीईआरटी से कर लेना, बट छोड़ना मत उनको, ठीक है। तो ये आपको इकोलॉजिकल कंप्लीट करनी है सबको, ठीक है। परसों हम इसका टेस्ट वो कर लेंगे, जो आपका होगा मॉडल टेस्ट पेपर 2। तो इस तरीके से आपको सारा याद हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, जो आपने अब मतलब जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया, आपके जो ये 15 क्वेश्चन मैंने दिए थे, इससे आपका ऑलमोस्ट सारा रिवीजन हो गया होगा। क्योंकि कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो थोड़ा बहुत होगा अगर आपका छूट गया होगा, अदरवाइज सारा आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया था। तो अब आप ये जो अपने आंसर्स लिख रहे हो ना, इसमें अभी मैंने जिसकी जहाँ पे गलती थी बता दी, उनमें अपनी रेक्टिफाई कर लेना। और अभी उन आंसर शीट्स को अपने पास रखना, जब एग्जाम हो तो यहाँ से रिवाइज कर लेना, यही क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। आपके जो डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। मौसम काउंटर करंट मैंने आपको बता दिया है कि ये जो लूप ऑफ फेनले होता है इसके बिल्कुल अपोजिट होता है ये वासा रेक्टा, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है, यहाँ पे कंसंट्रेशन घट रही होती है, डिसेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब में। इसकी अपोजिट, ये डिसेंडिंग के अपोजिट असेंडिंग होती है, इसके असेंडिंग के अपोजिट ये डिसेंडिंग है। इसमें कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है तो इसमें कंसंट्रेशन कम होगी। ये था काउंटर करंट, इसका सिग्निफिकेंस था कि आपका यूरिन को कंसंट्रेट करता है, ये जो हमने पहले डिस्कस किया। और ये आंसर शीट्स में सारी आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट फिर भी मैं फिर भी प्रेफर करूंगी, अगर आप कर पाओ तो खुद से ही आंसर आपने लिख लेना, इससे आपको ठीक है सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। कई बार बता दिया है मैंने, 45 के अराउंड मिलेंगी आपको। हाँ इनफ है, आपको 15 के 15 क्वेश्चन, हाँ इनफ है अनुजा, आप कर सकते हो वहीं से। और ये कंप्लीट आपको करनी है सबको, कल क्लास में मिलेंगे, उसका कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे, और फिर परसों इसका हम टेस्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।